हाय फ्रेंड्स, आप सभी को IUCN स्टडी में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का जो है लुत्फ़ उठा रहे होंगे, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो हम उसी और आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा चैप्टर जो है हमें पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम चैप्टर नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगा और जिस क्रम वाइज से हम चैप्टर लिखाएंगे मेरा वीडियो जो है उसी क्रम वाइज से आएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे। इसका जो है पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन आता है। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों थोड़ा आप लोग राइटिंग में नहीं ध्यान दीजिएगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से 4 कंपनियों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला कंपनी पुर्तगाली, ठीक है, यानी कि पुर्तगाल कंपनी के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा डच, इसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, वर्तमान में इसे नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो है कंपनी को देखेंगे अंग्रेजी कंपनी, जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। फिर आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वीडिश कंपनी, डेनिश कंपनी को देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आगमन के क्रम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से कौन कंपनी जो है यहाँ पे आए हुए हैं। एक तो क्या होगा, हम लोग को सीरीज वाइज से जो है याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे एग्जाम होते हैं आने का क्रम पूछ देते हैं। चलिए ठीक है, डेनिश कंपनी, जिसे हम लोग वर्तमान में डेनमार्क के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देखेंगे। फ्रांसीसी कंपनी, उसके बाद जो है स्वीडिश कंपनी के बाद में हम लोग देखेंगे बारे में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि प्रमुख रूप से जो है यूरोपीय कंपनियों में 4 कंपनियों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है 6 कंपनियों को लिखाया है। तो यह देखिए, जो डेनिश कंपनी जो है इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, और यह स्वीडिश कंपनी के बारे में भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं है। हमें प्रमुख रूप से पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में अध्ययन करना है। डेनिश कंपनी के बारे में सिर्फ हमें इतना जानना है कि आइए इसको देखते हैं डेनिश कंपनी के बारे में। इस कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। इन्होंने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में स्थापित किया था। तंजौर के ट्रैंकुबार में एक जगह है, तंजौर का ट्रैंकुबार, ठीक है, वहाँ के शासक से डच ने क्या किया था, डेनिश ने समझौता किया, ट्रैंकुबार का समझौता किया, और इसके माध्यम से क्या हुआ था, डेनिश कंपनी को जो है ट्रैंकुबार में जो अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार मिल गया, और इन्होंने जो है अपनी दूसरी फैक्ट्री 1676 में स्थापित करती है, बंगाल के सीरमपुर में। ठीक है, और यह छोटे स्तर पर बहुत सारे फैक्ट्रियों का भी निर्माण करते हैं, लेकिन उतना जो है ये बचतशाली नहीं हो पाते, उनके जो है इस कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो है यह कंपनी 1745 ईस्वी में अपनी सारी फैक्ट्री जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेचकर और यहाँ से चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे फिर दूसरा चर्चा करेंगे स्वीडिश कंपनी, क्योंकि प्रमुख रूप से जो हमें 4 कंपनियों के बारे में ही अध्ययन करना है। जो मैंने यहाँ पे बताया है कि डेनिश कंपनी के बारे में कितना अध्ययन करना है, बस इतना ही अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वीडिश कंपनी। तो स्वीडिश कंपनी के विषय में हम लोग देखेंगे कि इस कंपनी की स्थापना जो है 1731 में हुआ था। 1731 में जो है स्वीडिश कंपनी की स्थापना हुआ था। इन्होंने जो है अपनी मुख्य व्यापार जो है चीन के साथ ही क्या रखा, कायम रखा, और उनसे ही क्या किया, अपना व्यापार किया। ठीक है, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसी क्रम बाय में भी पढ़ेंगे। जब भी हम यूरोपीय कंपनियों को उठाएंगे
तो सबसे पहला जो मेरा जो है कंट्री रहेगा क्या रहेगा, पुर्तगालियों। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल, जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मुगल काल को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक मुगल काल और दूसरे को बोलते हैं उत्तर मुगल काल, जो हमें प्रमुख रूप से जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। आइए जो देख रहे हैं प्रारंभिक मुगल काल, इसमें जो है हम लोग प्रमुख रूप से 6 मुगल शासकों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के शासन को जो हम लोग देखेंगे। और यह जो है हमारा जो है मिडाइवल का पार्ट है, इसलिए जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री में इसको नहीं पढ़ते हैं। उत्तर मुगल काल में जो है बहादुर शाह प्रथम से लेकर के, बहादुर शाह प्रथम वही है जिसे साहिब-ए-खबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर के भी नाम से जानते हैं। हमें जो उत्तर मुगल काल में प्रमुख रूप से जो है यही देखना है। इसमें जो है लगभग में जो है प्रमुख 11 मुगल शासक आते हैं और उसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम लोग थर्ड चैप्टर को देखेंगे। आइए, थर्ड चैप्टर होगा हम लोगों का नवीन राज्यों का उदय। तीसरा चैप्टर है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय। अब देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं नवीन राज्यों का उदय में हम लोग देखेंगे प्रमुख रूप से 3 राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जितने भी हम राज्य को देखेंगे ये सारे के सारे क्या किए हुए थे, जब मोहम्मद शाह शासक बनते हैं मुगल का, जिसे हम लोग जो है रंगीला बादशाह के भी नाम से जानते हैं, इनके शासनकाल के दौरान जो है कुछ जो ऐसे राज्य क्षेत्र थे जो अपने आप को क्या किए थे, स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल, बंगाल राज्य का अध्ययन। फिर सेकेंड में देखेंगे अवध और थर्ड में मैसूर, और 2 और राज्यों का अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से जो है हमें इस तीनों के बारे में ही क्या करना है, अध्ययन करना है। 2 अन्य को देखेंगे, हैदराबाद, और उसके बाद देखेंगे कर्नाटक। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं तीनों से पूछे जाते हैं। हैदराबाद से भी क्या क्वेश्चन पूछता है कि इस नवीन राज्य, जैसे कि नवीन राज्यों में हैदराबाद का जो है नींव किसने डाला था। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद जो है नवीन राज्यों का जो है नींव किसने डाला। तो इसमें आता है चिनक्लीज खां, चिनक्लीज खां, चिनक्लीज खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब हैदराबाद से एक और क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि जब ब्लेजली द्वारा जो है सहायक संधि लाया गया था, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे जो है प्रथम कौन सा क्षेत्र था, तो वह जो कौन था, हैदराबाद के निजाम ने ही क्या किया था, सहायक संधि को जो है स्वीकार किया हुआ था। कर्नाटक के बारे में हमको सिर्फ अभी इतना पढ़ना है कि इस जो है नवीन राज्यों का जो उदय किसने किया, पहला जो क्वेश्चन यही पूछता है। तो इसका जो है नींव जो है सआदत अली खान ने डाला था।
सॉरी सादत उल्ला खां, सादत उल्ला खां होगा। सादत उल्ला खां ने क्या किया था, इसका जो है नींव डाले हुआ था। इसकी जो है कर्नाटक की जो प्रमुखता कब बढ़ जाती है, जब फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों के मध्य जो है 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। तो हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों में ही देख लेंगे, यह जो इसमें यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो हमें इतना ही देखना है कि कर्नाटक का जो है नींव किसने डाला था, तो सादत उल्ला खां ने क्या किया था, नींव डाले हुआ था। ठीक है, इसे अभी जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। फिर जो है हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे, सिखों का इतिहास। क्या देखेंगे, सिखों का इतिहास देखेंगे, जो मेरा चैप्टर रहेगा 4 सिखों का इतिहास, सिखों का इतिहास। ठीक है, सिखों के इतिहास में जो है हम लोग प्रमुख रूप से जो है 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला 10 गुरुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक। ठीक है, उसके बाद जो है बंदा बहादुर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बंदा बहादुर को जो है लक्ष्मण देव के नाम से भी जाना जाता था, और यह सिखों का जो है प्रथम जो है राजनीतिक नेता के रूप में उभर के आते हैं। बंदा बहादुर, या इसे जो है लक्ष्मण देव के भी नाम से जाना जाता था, लक्ष्मण देव के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं के जो है शासन के दौरान में जो है कुछ जो सिख साम्राज्य थे अलग अलग क्या हुए थे, 12 भागों में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, कितने भागों में, 12 भागों में सिख साम्राज्य जो है बढ़ चुके थे, जिन्हें जो है हम लोग मिसल के नाम से भी जानते हैं। और इस 12 मिसल में जो है सबसे प्रमुख मिसल जो था भंगी मिसल था, और इसी में से मिसलों में से जो है एक सुकेर चकिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल। सुकेर चकिया मिसल का संबंध जो है रंजीत सिंह से था। तो इसलिए जो हम क्या करते हैं, सिखों के इतिहास में ही हम लोग रंजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। कैसे जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो है अंतिम वंशज जो है दिलीप सिंह होता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की मूव करेंगे। ठीक है, आइए उसके बाद जो है हम लोग का जो है 5वां चैप्टर होगा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला शिवाजी एवं शिवाजी के वंशजों के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी एवं उनके वंशजों के बारे में, शिवाजी के वंशजों के बारे में देखेंगे। और दूसरा देखेंगे पेशवाओं का इतिहास, पेशवाओं का इतिहास। इसमें देखेंगे बालाजी विश्वनाथ से लेकर के बाजीराव द्वितीय तक के शासनकाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो हम लोग इसे मिटाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे। मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 6 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, कि भारत पर जो है ब्रिटिश द्वारा जो है उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला। इसमें भी जो हम लोग क्या करेंगे, प्रमुख रूप से जो है इसे भी 4-5 भागों में क्या करेंगे, डिवाइड करके पढ़ेंगे। दोस्तों मेन जो
एक चैप्टर को क्या कर रहा हूँ कि कई भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, छोटा छोटा जो वीडियो बनाएंगे ताकि क्या हो आप लोगों को पढ़ने में आसान हो सके और रटा मारने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद का 3 चरण देखेंगे। उपनिवेशवाद का 3 चरण देखेंगे। ठीक है, 3 चरणों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वह 3 चरण कौन है? तो पहला जो आता है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण आता है। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण आता है। दूसरा हम लोग देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण देखेंगे। और तीसरा जो है इसमें देखेंगे वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वित्तीय पूंजीवाद का चरण देखेंगे और उपनिवेशवाद का ही में देखेंगे। ठीक है, अब आइए फिर जो है हम लोग ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की अर्थव्यवस्था में ही नेक्स्ट देखेंगे। यह तो उपनिवेशवाद का 3 चरण था। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद जो है इसी में भारत का राज्य व्यवस्था देखते हैं, भारत का भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग क्या देखेंगे, प्रमुख रूप से अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त को देखेंगे प्रमुख रूप से। उसके बाद जो है इसमें हम लोग देखेंगे भारत का दस्तकारी का विनाश, या आप इसे बोल सकते हैं हस्तशिल्प, कि भारतीयों द्वारा जो है कैसे जो है हस्तशिल्प जैसे उद्योगों का जो है निर्माण कर रहे थे। ब्रिटिश आए तो उन पर जो है कैसा प्रभाव डाला वो हम लोग देखेंगे। इसमें जो है प्रमुख रूप से जो है हम लोग क्या करेंगे, शहरी स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर देखेंगे दस्तकारी में। ठीक है, ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसी में देख रहे हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में ही देखेंगे, या क्या हुआ उपनिवेशवाद का हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है भू राजस्व व्यवस्था में देखे हैं। फिर जो है यहाँ पे दस्तकारी में देखे हैं, दस्तकारी जिसे हस्तशिल्प के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें जो है ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर पर क्या किया गया, उद्योगों का जो है विनाश किया गया और उसके जगह पर कोई दूसरा जो है उद्योग स्थापित नहीं किया गया। उसके बारे में हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में, आइए, संपत्ति का पलायन, जिसे जो है धन निष्कासन सिद्धांत भी कहते हैं। संपत्ति का पलायन देखेंगे। संपत्ति के पलायन में जो है प्रमुख रूप से जो है दादा भाई नौरोजी की जो भूमिका रहती है, उन्होंने ही जो है अपने एक लेख था जिसका नाम था इंग्लैंड डेट टू इंडिया में ही बताए हुए थे और लोगों को जो है जागरूक भी किए हुए थे। उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट होगा इसी में ही कृषि वाणिज्यीकरण। कृषि वाणिज्यीकरण देखेंगे। दोस्तों कृषि वाणिज्यीकरण में हम लोग देखेंगे जब इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति चल रहा था और नए नए जो है तकनीक का जो वहाँ पर क्या हो रहा था, प्रयोग हो रहा था। लोग जो है नए नए वस्तुओं को बनाने के लिए जो है होड़ लगे हुए थे सभी में, और उनके लिए जो है कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। ठीक है, और कच्चे माल के जो है लिए जो है उन्होंने जो है भारत क्षेत्र को चुना और भारतीय जो है वस्तुओं को, यानी भारतीय वस्तुओं में कह सकते हैं वो भी कृषि क्षेत्र में जो है उनके फसलों को जो है अपने अकॉर्डिंग क्या किए उन लोगों ने है उपजाया और भारत के जितने भी कच्चे माल थे सारे क्या किए, ले गए, ब्रिटिश ले गए और उसके बदले में जो है भारत को जो है क्या हुआ, कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। ठीक है, वो देखेंगे। फिर जो हम लोग देखेंगे आधुनिक औद्योगिकरण, आधुनिक उद्योगों का विकास देखेंगे। आधुनिक उद्योगों का विकास। ठीक है, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट जो है भूमिका कोई जो है ब्रिटिश का नहीं था, छोटे ही स्तर पर, भले भारत का ही इसमें क्या था,
भूमिका था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाय फैक्ट्री का जो है स्थापना हुआ था असम में 1839 में, ठीक है। इसी तरह क्या करेंगे हम लोग प्रमुख रूप से देखेंगे कैसे जो है मुंबई में कपड़ा मिल का जो है स्थापना हुआ था, कलकत्ता में भी हुआ था। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है हम लोग इतना चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों 7वां चैप्टर हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति को देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जब 1857 की क्रांति के बाद जो है कंपनी का संवैधानिक विकास देखेंगे। कंपनी का संवैधानिक विकास को देखेंगे। कंपनी के संवैधानिक विकास में जो है हम लोग प्रमुख रूप से जो है 1773 से लेकर के 1947 तक की प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए फिर नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हम प्रमुख रूप से जो है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद स्वामी जी के बारे में ही अध्ययन करेंगे। यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आइए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है इसमें केशव चंद्र सेन के बारे में देखेंगे। ऐसे अन्य व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से जो है इन्हीं लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे, केशव चंद्र सेन। राइटिंग थोड़ा ख़राब है दोस्तों, आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तीसरा जो हम लोग देखेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखेंगे, ठीक है। लिखिए आप लोग। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हम अपने 10वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 10वां चैप्टर में दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रमुख जनजातीय आंदोलन, नागरिक आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान संघ एवं मजदूर संघ के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस क्षेत्र में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था, उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो मेरा जो है 10वां चैप्टर होगा दोस्तों प्रमुख जो है जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। उसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिक आंदोलन, नागरिक आंदोलन। फिर देखेंगे किसान आंदोलन देखेंगे, किसान आंदोलन देखेंगे। फिर उसके बाद जो है किसान संघ देखेंगे कि कैसे जो है विभिन्न किसानों के द्वारा संगठन बनाया जाता है, किसान संघ देखेंगे। उसके बाद मजदूर संघ देखेंगे। इतना देखने के बाद जो है हम लोग का क्या होता है 10वां चैप्टर क्या होता है, क्लियर होता है दोस्तों, ठीक है। अगर इतना लिख लिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने जो है 11 चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखेंगे भारत में जो है ब्रिटिश राज की उपलब्धियाँ देखेंगे। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राज्य की प्रमुख उपलब्धियाँ देखेंगे। ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियों को देखेंगे। ब्रिटिश राज्य की उपलब्धियों को देखेंगे। इसे भी जो है दोस्तों हम लोग कई चरण में जो है बांट के पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें जो है हम लोग प्रमुख रूप से देखेंगे स्थानीय स्वशासन का विकास, स्थानीय स्वशासन का विकास को देखेंगे। उसके बाद जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक को देखेंगे। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, और वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम तो हम इसे ही मिटाते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष को देखेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष को जो है दोस्तों जो है अपने सुविधा के अनुसार जो है हम लोग 3 भागों में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। यानी कि प्रथम चरण में जो हम लोग देखेंगे 1885 से लेकर 1905 तक के जो है प्रमुख घटना देखेंगे। यहाँ तक भी इसमें हम देखेंगे कांग्रेस का भी इतिहास देखेंगे, कैसे जो है कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ था, कहाँ कहाँ उसका जो अधिवेशन हुआ था, किस व्यक्तियों ने क्या क्या अपना जो है टिप्पणी दिया। ठीक है, कांग्रेस के बारे में वो सब हम लोग देखेंगे। फिर जो है इसका जो है दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण में हम देखेंगे यहाँ 1885 से लेकर क्या है 1905 है, और दूसरा चरण हम लोग देखेंगे 1905 से लेकर के 1917 या इसी को जो है हम 1919 तक को भी देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है गांधी जी की जो थोड़ा भूमिका आ जाती है, इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तीसरा चरण हम लोग देखेंगे 1917 या अब लिख देकर 19 लिख सकते हैं, 1917 या 19 से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक को हम लोग कहानी देखेंगे। ठीक है, क्या क्या जो है प्रमुख घटना थी इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग का लास्ट चैप्टर आता है उत्तर स्वतंत्रता युग बोल सकते हैं, क्योंकि देखेंगे जब हमारा देश क्या होता है 1947 में स्वतंत्र हो जाता है, तो उसके बाद क्या देखेंगे लास्ट में देखिए कि स्वतंत्रता युग के बाद का जो है काल देखेंगे, और स्वतंत्रता युग के बाद के काल में हम लोग जो क्या करेंगे 1947 से लेकर के 1964 तक के प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। ठीक है, और इसी में हम लोग देखेंगे कैसे जो है प्रमुख जो है देशी रियासतें थे जो भारतीय संघ में मिलना नहीं चाह रहे थे, उसे जो है किस विधि से मिलाया गया। जैसे जूनागढ़ को हम लोग जानते हैं कि जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया। उसके बाद में कश्मीर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसे जो है विलय पत्र के माध्यम से जो है भारतीय संघ में मिलाया गया। और हैदराबाद को हम लोग जो है जानते हैं कि इसे जो है पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारतीय जो है संघ में मिलाया गया। फिर इसमें हम लोग देखेंगे 1950 में ही देखते हैं कि कैसे कि योजना आयोग का जो है स्थापना होता है। लगभग में जो है 1947 से लेकर के 1964 के प्रमुख घटनाओं के हम लोग क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे जो है 1952 ईस्वी में जो है भारतीय विकास परिषद की स्थापना होती है।
फिर इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1951 से लेकर जो है उसके बाद जितने भी पंचवर्षीय योजना होते हैं वो सब प्रमुख कारणों को देखेंगे। उसके बाद में जो है 1960 में देखते हैं जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, सिंधु नदी जल समझौता होता है। यानी कि प्रमुख घटनाएं जितनी भी है वो हम क्या करेंगे 1947 लेकर 64 के बीच में करेंगे। जितना भी जो मैंने जो है आप लोगों को सीरीज में अभी लिखाया है, आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप लोगों को जो अधिकतर क्या होगा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को मटेरियल दूँ, और इसी उद्देश्य से जो है मैं वीडियो यह बनाने का जो है अपना कष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को जो है यह अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को जो है मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।